नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अब तक हमने आपको 1971 की जंग दिखाई। सिर्फ 13 दिनों में भारत ने कैसे पाकिस्तान को पस्त कर दिया और बांग्लादेश को जन्म दिया, ये पूरी दास्तान दिखाई। पाकिस्तान से जंग 1965 में हुई और 1971 में भी, लेकिन इसकी वजह बरसों पहले हुए बंटवारे में दबी थी। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव तभी शुरू हो गया था जब बंटवारे की लकीर खींची गई थी। 1947 में बंटवारे के उस ऐलान में ही आने वाले दिनों की आहट छुपी हुई थी। आजादी की खुशी बंटवारे के खंजर के साथ मिली और खंजर का जख्म तब नासूर में बदलने लगा जब अपने ही रहे लोग फरेब करने लगे। तीन जून 1947 को बंटवारे के ऐलान के बाद मानचित्र पर खिंचती रेखाओं के बीच भारत के 22 रजवाड़ों को भारत या पाकिस्तान से मिल जाने का विकल्प दिया गया। सभी राज्यों ने फैसला कर लिया सिवाय हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर के। क्योंकि हैदराबाद भारत के अंदर है काफ़ी, मतलब तो उसमें ये संभावना नहीं थी कि वो बिल्कुल या तो पाकिस्तान से मिल जाए या अपना अलग राज्य बनाने में किसी तरह से सफल हो। कश्मीर क्योंकि उसकी जो सरहद थी वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों से मिली हुई थी, तो उसके पास ये एक विकल्प था कि वो आज़ाद भी हो और दोनों देश में से किसी एक के साथ मिल भी जाए। कश्मीर के महाराज हरि सिंह बदलते हालात को भांप नहीं पाए थे। वो एक आजाद देश के ख्वाब के साथ जी रहे थे, इस बात से पूरी तरह बेखबर कि जिन्होंने जिस पाकिस्तान की कल्पना की थी, कश्मीर उसका एक अहम हिस्सा था। भारत से तो उन्हें कोई खतरा नहीं था, पर पाकिस्तान उन्हें चैन से नहीं जीने देता। उस वक्त भारत के वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन जून के आखिर में महाराज से मिलने गए। 4 दिन उनके साथ रहे, पर महाराज फैसला लेने के सवाल को दरकिनार करते रहे। माउंटबेटन को पत्र लिखा था पिताजी ने, आपको याद होगा, उन्होंने लिखा था कि आई वॉज कंसिडरिंग विच ऑफ द 2 डोमिनियंस टू ज्वाइन और वेदर इट वुड बी बेटर फॉर माई स्टेट टू स्टैंड इंडिपेंडेंट। तो 3 विकल्प उन्होंने उसमें लिखे थे। वो उस वक्त होते हुए ऐसी परिस्थितियां हुई कि एकदम हमला हो गया। अगस्त 1947 को तो बहुत से ऐसे महाराजा और नवाब थे भारत में जिन्होंने भारत से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे दस्तखत कर दिए, मतलब वो यूनियन में, भारत की यूनियन में शामिल हो गए। लेकिन महाराजा हरि सिंह ने नहीं किया ऐसा। वो इस ख्वाब में थे कि हम आज़ाद हो जाएंगे। I don't want to accede to Pakistan on any account. Well, it's up to you, but I think you should consider it very carefully. But if you don't, then you must join India. In that case, I will see that an infantry division is sent up here to ensure the integrity of your boundaries. No, I don't wish to join India. I wish to be independent.
You just can't be independent. You are a land-bound country. You're oversized, underpopulated. You will end up being a battlefield. You have to be careful. हरी सिंह को खतरे का जरा भी आभास नहीं था। वो फैसला लेने में टाल मटोल कर रहे थे। उस समय जो परिस्थितियां थी, जो सारे देश बंटवारे की ओर जा रहा था और जम्मू कश्मीर जो था उसमें 80% मुसलमान थे, सारी नदियां सारी सड़कें पाकिस्तान की तरफ जाती थी, तो इसलिए कुछ हिचकिचाहट तो थी। ये नहीं है कि वो जान के हिचकिचाहट कर रहे थे, परिस्थितियां ऐसी थी। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह हिंदू थे, डोगरा राजपूत थे, लेकिन उनकी प्रजा में मुसलमानों की तादाद 77% से ज्यादा थी। जिन्ना के सलाहकारों ने एक मास्टर प्लान तैयार किया था। यह प्लान था इस इलाके में मजहबी तनाव फैलाना, सीमा के इलाकों में घुसपैठ करना और राजा की सेना को अलग अलग मोर्चों पर उलझा देना। मोहम्मद अली जिन्नाह अब बेसब्र हो रहे थे। पाकिस्तान के पूरे जल स्रोत जो है वो कश्मीर से आते हैं और उसके ऊपर अपना नियंत्रण रखना पाकिस्तान ने बहुत जरूरी समझा था। इसलिए जिन्ना ने, और वहाँ की, क्योंकि वहाँ की आबादी मुस्लिम बहुल थी, तो इसलिए उसका फायदा उठा के उन्होंने सोचा जो भारत ने जूनागढ़ में किया या हैदराबाद में किया वही हम कश्मीर में करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, हिंदुस्तान ऐसा नहीं कर सकता। कश्मीर में ज्यादातर मुसलमान है और कश्मीर में मुसलमान की तादाद को देखते हुए कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का ही हिस्सा हो सकता है। जनाब, आप मजा फरमा रहे हैं, पर ये होगा कैसे? हरि सिंह खुद हमारे साथ आना ही नहीं चाहते। पर उन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया हमारे साथ और हिंदुस्तान ने तो वो करार मानने से ही इनकार कर दिया। जनाबे अली, आपको लगता है हिंदुस्तान कश्मीर पर हमला करने की हिम्मत करेगा? पता नहीं, पर हमें कुछ करना होगा, वो भी बहुत जल्द, वरना बहुत देर हो जाएगी। राज्यारोहण या एक्सेशन के सवाल को पाकिस्तान सांप्रदायिक रंग दे रहा था। इसे हिंदू मुसलमान का सवाल बना रहा था ताकि राज्य में रहने वाले मुसलमान पाकिस्तान के पक्ष में रहें और उनकी तरफ से लड़ें। बगावती प्रोपेगेंडा का ही नतीजा था कि गिलगिट को पाकिस्तान जबरदस्ती अपना हिस्सा बना चुका था। सितंबर की शुरुआत से ही कश्मीर के कई इलाकों में सुनियोजित हमले शुरू हो गए। देखने में ऐसा लगता था कि ये हमले कबायली कर रहे हैं, पर हमला करते लोगों के झुंड में सादे लिबास में पाकिस्तानी सैनिक भी शामिल थे और ये आधुनिक हथियारों से लैस होते थे। अलग अलग इलाकों से रिपोर्ट आती और हरि सिंह की सेना इन इलाकों में व्यवस्था बहाल करने निकल पड़ती। नतीजन वो अलग अलग टुकड़ियों में बंट गए और जिन्ना यही चाहते थे। It's a state affiliated to India, to the Indian Union. It's not a question of going there. So far as Pakistan is concerned, not without going into merits of the case, one thing is obvious, that it has no justification to be there. Absolutely none. You may argue about our being there, but that has no justification at all. It's army being there. That's why you say this army should go. It's absolutely pure and sheer aggression sitting there.
हमलों और सांप्रदायिक तनाव के बीच कश्मीर की स्थिति बेहाल हो रही थी। पाकिस्तान ने शातिर तरीके से कई अहम रोड लिंक काट दिए थे। कश्मीर रोजमर्रा की चीजों के लिए भी तरस रहा था। हिंसा के साथ आर्थिक मार भी कश्मीर को तार तार कर रही थी। कश्मीर में लोकतांत्रिक सरकार के पक्षधर शेख अब्दुल्ला, जो आजादी से पहले तक जेल में बंद थे, अब रिहा हो चुके थे और कश्मीर के हालात को लेकर पंडित नेहरू से मिलने पहुंचे। कश्मीर के हालात बहुत खराब है। मुजफ्फराबाद के कबायलियों ने तो कोहराम मचा रखा हुआ है। अगर फौरन कुछ नहीं किया गया तो न जाने क्या होगा। और क्या कबाली ही हैं? अब तक मिल रही रिपोर्ट के हिसाब से तो इनके पास राइफल, मशीन गन, मोर्टार, रेडियो सेट भी इनके पास मौजूद है। आप सही बोल रहे हो। सुनने में तो ये भी आया है हमें कि पाकिस्तानी फौज इनकी मदद कर रही है और ये खुद भी कुछ कम नहीं है। कश्मीर के हालात रोज खराब होते जा रहे हैं। जगह जगह कत्लेआम हो रहा है, औरतों की इज्जत लूटी जा रही है, कश्मीर जल रहा है। मैं जानता हूँ सब, मुझे भी खबर मिल रही है और मेरे हाथ बंधे हुए हैं। फिर भी आप घबराइए नहीं, हम तैयार हैं। बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। कबायलियों की दरिंदगी के किस्से सुनकर महाराजा हरि सिंह भी आतंकित थे। हालात बहुत बिगड़ चुके थे। कबायली बारामूला तक पहुंच चुके थे। बचने का कोई रास्ता न देख 24 अक्टूबर की रात हरि सिंह ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगा दी। लेकिन माउंटबेटन ने भारत सरकार को सलाह दी कि जब तक कश्मीर भारत से जुड़ने का समझौता नहीं करता, तब तक उसे मदद देना सही नहीं होगा। आखिरकार 26 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह हिंदुस्तान का हिस्सा बनने को तैयार हो गए। पाकिस्तान ने जो हमला कर दिया, उससे फिर पिताजी को कोई विकल्प नहीं रहा। उन्होंने भारतवर्ष के साथ अपना इस बीच अपने लक्ष्य श्रीनगर की ओर बढ़ते हुए कबायली जब बारामूला में दाखिल हुए तो इस समृद्ध शहर की दौलत देखकर हैरान रह गए। 3 दिन तक वो शहर को लूटते रहे। न मजहब देखते, न हैसियत, कत्लेआम मचाते रहे। औरतों को अपनी हवस का शिकार बनाते रहे। यहां तक कि उन्होंने बारामूला मिशनरी अस्पताल की ननों को भी नहीं बख्शा। पूरा भारत पाकिस्तान के हाथों कश्मीर के बलात्कार के बारे में सुनकर उबल रहा था। बारामूला में इन दरिंदों ने इतना सामान लूटा कि उसे रखने की जगह ही नहीं बची। श्रीनगर तक जल्द से जल्द बढ़ने का अपने पाकिस्तानी आकाओं का फरमान भूलकर वो अगवा की गई महिलाओं और लूट का सामान रखने के लिए घर लौट गए। उनकी इस गलती ने भारतीय सेना को कश्मीर पहुंचने का वक्त दे दिया, वरना जिस रफ्तार से वो आगे बढ़ रहे थे, श्रीनगर बस 3 घंटे दूर था। पाकिस्तान के अबोटाबाद में बैठे जिन्हा को यह खबर नहीं थी। वो तो कश्मीर पर कब्जे के हसीन ख्वाब देख रहे थे, विक्ट्री मार्च की तैयारी कर रहे थे। जिन्हा को यह भी मालूम नहीं था कि हिंदुस्तानी फौज श्रीनगर के लिए रवाना हो चुकी है, और जब तक उन्हें यह खबर लगी बहुत देर हो चुकी थी। सर,
बहुत बुरी खबर आई है। हिंदुस्तानी फौज श्रीनगर पर कूच कर रही है। क्या? ये कैसे मुमकिन है? और कबायली? वो तो सर बारामूला से आगे बढ़े नहीं, वहीं पर लूटपाट मचा कर बैठे हुए। फौरन जनरल गैसी को फोन करो, कहो कि हम श्रीनगर पे चढ़ाई करेंगे। उस वक्त पाकिस्तानी सेना के कमांडर इन चीफ जनरल सर डगलस ग्रेसी थे, जिन्होंने सर ग्रेसी को फौरन पाकिस्तानी फौज कश्मीर भेजने का फरमान दिया। पर पाकिस्तानी फौज के सुप्रीम कमांडर फील्ड मार्शल सर क्लॉड ऑकिनले ने कहा कि चूंकि कश्मीर अब भारत का हिस्सा है, भारत सरकार का ये कदम पूरी तरह जायज है। इसके बावजूद अगर पाकिस्तान सेना भेजना चाहता है तो ब्रिटेन का कोई भी अफसर इस युद्ध का हिस्सा नहीं होगा। पाकिस्तानी सेना में उस वक्त ज्यादातर अफसर ब्रिटिश थे, जिन्हा के पास कोई चारा नहीं था। अंग्रेजों ने एक पॉलिसी उस टाइम पे अख्तियार की थी कि हमारे जो अंग्रेजों के जो अफसर थे दोनों फौजों में, वो ये ऐसे अगर भारतीय फौज को हुक्म दिया जाता है पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का, तो वो उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। ना ही पाकिस्तानी फौज में जो अंग्रेज अधिकारी थे वो ऐसे हमलों में हिस्सा लेंगे। इसलिए जो जनरल ऑकिनले थे उन्होंने जनरल ग्रेसी को बता दिया कि ये नहीं हो सकता है। इसलिए उन्होंने वो एक नई तरकीब सोची कि कबायलियों को भेज दिया। महाराजा हरि सिंह ने जब पहली बार दिल्ली से मदद मांगी, उसी वक्त भारतीय फौज का एक दस्ता रेकी के लिए कश्मीर रवाना हो गया। इसीलिए जिस दिन मदद का ऐलान किया गया, भारत पूरी तरह तैयार था। Kashmir has huge expectations from us. I hope we can live up to it. मैं पूरी उम्मीद रखता हूं। हमारे अफसरों ने वहां का जायजा लिया है। काम आसान नहीं होगा, पर हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। हम खामोश होकर तमाशा तो नहीं देख सकते, हमें फौरन एक्शन लेना होगा। बिल्कुल सही। हमारे जवान जल्द ही हालात पे काबू पा लेंगे। मैं खुद वहां जाऊंगा और देखूंगा। ये फैसला आसान नहीं था। उधर महात्मा गांधी कश्मीर के लोगों की स्थिति के बारे में सुनकर बेचैन थे, और अहिंसा के इस पुजारी ने भी नेहरू को यही सलाह दी कि उन्हें कश्मीर के लोगों की जान बचाने के लिए फौज भेजनी चाहिए। दिल्ली के 2 हवाई अड्डों से बेहद सुनियोजित तरीके से भारतीय फौज को श्रीनगर के लिए रवाना किया जा रहा था। यूं तो कई महीनों से सैनिकों ने कोई अभ्यास नहीं किया था, वो बस रिफ्यूजियों की सहायता करते या फिर बाढ़ राहत कार्य में जुटे रहे। पर मुश्किल की घड़ी में भारतीय सेना की जब पहली जंग लड़ने की बारी आई, तो उनके कौशल को देखकर विदेशी पर्यवेक्षक भी हैरान रह गए। आज़ादी के बाद में पहली दफ़ा उनको मौका मिला अपने झंडे के नीचे काम करने का। इस कारण हिंदुस्तानी फौज में कोई कम सीनियर ऑफिसर थे, कर्नल थे, मुश्किल से 1-2 ब्रिगेडियर बने थे, लेकिन उनकी हिम्मत बहुत बड़ी थी कि हम अपने देश की हिफाजत के लिए ये काम कर रहे हैं। इस बीच हिंदुस्तानी सेना की एक पूरी ब्रिगेड श्रीनगर में जुट चुकी थी। उसके नए कमांडर ब्रिगेडियर एलपी सेन महज 37 साल के थे, पर युद्ध का खासा अनुभव उनके पास था। उन्हें खबर लगी कि श्रीनगर के दक्षिण में बडगाम गांव में कबायली इकट्ठा हो रहे हैं। उन्होंने फौरन 2 पेट्रोल पार्टियों को जायजा लेने के लिए रवाना कर दिया। कबायली बेहद बेरहम और धोखेबाज माने जाते थे। गुरिल्ला युद्ध यानी कि छुपकर वार करने में उनका कोई जवाब नहीं था। उन्हें हराना बेहद मुश्किल था, क्योंकि वो इस इलाके के चप्पे चप्पे से पूरी तरह वाकिफ थे।
कबायली अब तक तो छिपकर अपने पारंपरिक अंदाज में लड़ते हुए आगे बढ़ते आए, पर श्रीनगर के भीतर दाखिल होने के लिए उन्हें खुद को छोटे छोटे गुटों में बांटना पड़ा था, ताकि वो भारतीय फौज को नजर ना आए। बडगाम में ब्रिगेडियर सेन ने 3 कंपनियां भेजी, पर कबायली गांव वालों में घुल मिल गए और फौजियों को धोखा देने में कामयाब रहे। खबर को गलत समझकर ब्रिगेडियर सेन ने उनमें से 2 कंपनियों को वापस बुला लिया और एक को वहीं तैनात रहने का हुक्म दिया। मेजर सोमनाथ शर्मा उस कंपनी की अगुवाई कर रहे थे। 24 साल के मेजर शर्मा का दाहिना हाथ फ्रैक्चर था और बहुत जिद के बाद उन्हें युद्ध में आने की इजाजत मिली थी। दुश्मन ने जो ही कंपनी को अकेला देखा, उन पर मोर्टार और मशीन गनों से हमला बोल दिया। सैनिकों ने पहले हमले का तो मुंह तोड़ जवाब दिया, पर दुश्मन की संख्या 700 से ज्यादा थी और हिंदुस्तानी सैनिक महज 100 के करीब। मेजर शर्मा ने मदद का संदेश भेजा, पर हमला बेहद अचानक और तेज हुआ था। दुश्मन बस हमसे 50 कदम की दूरी पर है। आई रिपीट, बस 50 कदम की दूरी। वो हमसे कहीं ज्यादा है। ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं, लेकिन हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। आखिरी सैनिक और आखिरी गोली तक लड़ेंगे। ओवर। घबराइए नहीं, एयरफोर्स के विमान रवाना किए जा रहे हैं। 1 बटालियन भी रास्ते में है। ओवर एंड आउट। मेजर शर्मा जानते थे कि दुश्मन और श्रीनगर के बीच बस उनकी टुकड़ी ही थी। किसी भी कीमत पर उन्हें वहीं रोकना होगा। अपने टूटे हुए हाथ की वजह से मेजर शर्मा बंदूक तो नहीं चला सकते थे, पर सैनिकों की मशीन गन में मैगजीन लोड करते रहे। चारों ओर से आ रही गोलियों से बेपरवाह वो हर सैनिक के पास जा जाकर लड़ते रहने के लिए उत्साह बढ़ा रहे थे। एक ऐसी ही कोशिश के दौरान दुश्मन की ओर से फेंका गया एक मोर्टार उनके नजदीक पड़े गोलियों के ढेर पर जा गिरा। मेजर सोमनाथ शहीद हो गए, पर उनकी बहादुरी उनके सैनिकों को लड़ते रहने के लिए प्रेरित कर गई। इस लड़ाई में दुश्मन के 7 के मुकाबले हिंदुस्तान का बस 1 सैनिक था। फिर भी 6 घंटे तक उन्हें उलझाए रखा। He informed the headquarters in the airfield that सोमनाथ शर्मा ने हेडक्वार्टर में खबर भेजी कि यहाँ पर हालात बिगड़ रहे हैं। वहाँ से उन्हें ये आदेश मिला कि तुरंत वापस लौट आओ, दुश्मन बहुत ज्यादा है और उनसे मुकाबला कर पाना तुम्हारे लिए अभी मुनासिब नहीं होगा। लेकिन सोमनाथ शर्मा ने कहा कि अगर मैं लौट आया तो उन्हें रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। मदद पहुंचने से पहले ही लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन दुश्मन के 200 सैनिक ढेर हो गए और उसने श्रीनगर की तरफ बढ़ने का इरादा छोड़ दिया। मेजर सोमनाथ शर्मा की टुकड़ी ने भारत को इतना वक्त दे दिया था कि श्रीनगर पहुंचने के रास्तों को सील किया जा सके। ये हिंदुस्तानी फौज की पहली जंग थी और मुकाबला हर मोर्चे पर था। एक तो परिस्थितियों से और दूसरा एक ऐसे दुश्मन से जो कबायलियों की ओट में अपना असली चेहरा छिपा रहा था। दिल्ली में बैठे कई विशेषज्ञ आधिकारिक तौर पर पाकिस्तानी हमला ना कहते तो ठीक था, पर इससे जमीनी तौर पर भी पाकिस्तानी हमला ना मानने की भूल ने शुरुआती रणनीतियों को झटका दिया था। इसके अलावा मिलिट्री इंटेलिजेंस के नाम पर भी मामला सिफर ही था।
इसके उलट कबायलियों का साथ देते पाकिस्तानियों को इलाके की पूरी जानकारी थी। स्थानीय होने के नाते उन्हें कड़क मौसम का भी अंदाजा था। अपने पहनावे के चलते वो गांव वालों में आसानी से मिल जाते थे और खुला युद्ध नहीं होने की वजह से भारतीय फौज को पांव जमाने में वक्त लग रहा था। हिंदुस्तान की ताकत यह थी कि उसकी फौज के पास बेहतरीन कमांडर्स थे। हार में वो कोई ना कोई सबक तलाश लेते और फौरन अपनी गलतियां सुधार लेते थे, और जब जीत हासिल होती तो हौसला बढ़ाते और आगे बढ़ते जाते। हिंदुस्तानी फौज अब एक बहुत अहम जीत की दहलीज पर थी। 1 नवंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर में बातचीत होनी थी। नेहरू तो नहीं गए, पर माउंटबेटन इस बैठक के लिए पहुंचे। यहां जिन्ना ने सलाह दी कि कश्मीर में जंग बंद होनी चाहिए और दोनों पक्षों को फौरन एक साथ पीछे हट जाना चाहिए। नेहरू ने खराब तबीयत की वजह से बैठक में हिस्सा लेने से इनकार किया तो सरदार पटेल ने सीधे तौर पर पाकिस्तान के दोहरे रवैये पर सवाल उठाते हुए बातचीत को बेमानी करार दिया। फिर लॉर्ड माउंटबेटन अकेले ही जिन्ना से मिलने गए। The situation in Kashmir is very tense. Both sides should immediately pull out. Yes, the war should end. But how can the tribesmen be told to retreat? Well, if you do this, I will call the whole thing off. जिन्ना के कहने का मतलब जो भी रहा हो, पाकिस्तान की भूमिका धीरे धीरे साफ हो रही थी। 1947 या 48 में अगर भारत सोच लेता कि पाकिस्तान ख़त्म कर देना है तो सैनिकी तौर पे उसमें कोई अड़चन नहीं थी, और जिन्ना को ये पता था। इसलिए खुले तौर पे उन्होंने पाकिस्तानी फौज नहीं भेजी, और इसलिए कबालियों के थ्रू और छुट्टी के ऊपर सैनिक अपने आप वॉलंटियर ही जा रहे हैं ऐसे करके वो नाटक बनाया था। इस बीच बडगाम की लड़ाई में मिले झटके से बेचैन सरदार पटेल 4 नवंबर को श्रीनगर पहुंचे और ब्रिगेडियर सेन से मुलाकात की। अब तक कश्मीर की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त बलों को भेजने पर भारत पसोपेश में था। ताजा ताजा बंटवारे से हिंदुस्तान के कई शहर जल रहे थे और वहां भी सेना की तैनाती जरूरी थी, पर सरदार पटेल कश्मीर की अहमियत को समझ रहे थे। किसी भी कीमत पर श्रीनगर की सुरक्षा जरूरी है। सर, हम जान की बाजी लगा देंगे, पर दुश्मन अलग अलग हिस्सों से घुसपैठ कर रहा है। हमें एक साथ सभी मोर्चों पर लड़ना होगा, पर हमारे पास इतने सैनिक नहीं है। हमें जल्द से जल्द और सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। आप हालात पे नजर रखिए और अपनी तैयारी पूरी रखिए। आपको 7 नवंबर को फौज की अतिरिक्त टुकड़ी मिल जाएगी। राइट सर। 7 नवंबर को ही वायुसेना के विमान जब हवाई रेकी कर रहे थे, तब उन्हें पता चला कि कबायली शाला टैंक के इलाके में जुटे हैं। ब्रिगेडियर सेन को अतिरिक्त बलों के आने का इंतजार था। अब उन्हें फैसला करना था, या तो मदद का इंतजार करें या हमला बोल दें, क्योंकि दुश्मन को पांव गड़ाने का जितना वक्त दिया जाता वो उतना ही मजबूत होता। उन्होंने फौरन हमला करना बेहतर समझा और युद्ध की एक ऐसी रणनीति बुनी जो अब तक आजमाई नहीं गई थी। दुश्मन इस तरफ से आगे बढ़ रहा है।
आपकी टुकड़ी दाईं तरफ से और आप बाईं तरफ से आगे बढ़ेंगे। कोई शक, कोई सवाल? नो सर। वैसे भी इन लोगों को खुले में लड़ने की आदत नहीं है, छिपकर वार कर रहे हैं ये लोग। सर पता चला है कि जहां पर वो इस वक्त है वहां पर ताजा ताजा हल चलाया गया है। गुड। एयरफोर्स ऊपर से हमला करेगा। सो इट्स फाइनल नाउ। आप लोग अपनी पोजीशन को समझ चुके हैं। जस्ट गो एंड टीच देम। यस सर। सर कबायली गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे, लेकिन उन्हें खुले में लड़ने की आदत नहीं थी और ये इलाका खुला और सपाट था। ब्रिगेडियर सेन ने उन्हें दो तरफ से तो घेरा ही, पीछे से भी घेर लिया और बची कुची कसर एयरफोर्स के विमान आसमान से मौत बरसाकर पूरी कर रहे थे। यह हमला दोपहर में हुआ था और शाम के 5 बजे तक दुश्मन का सफाया हो चुका था। जो बचे वो हथियार छोड़ छोड़कर भागे। इस हमले की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि दुश्मन ने फिर कभी श्रीनगर पहुंचने की कोई संजीदा कोशिश नहीं की। शाला टैंक की जीत ने भारतीय सेना में जोश भर दिया था। फिर तो बारामूला को भी हासिल करने सेना की एक टुकड़ी आगे बढ़ी। नवंबर की सुबह जब सैनिक वहां पहुंचे तो शहर में सन्नाटा पसरा था। लूट और दरिंदगी के अनेकों निशान बिखरे पड़े थे। ना तो वहां दुश्मन का कोई निशान था और ना ही स्थानीय लोगों का। हर तरफ बस मौत की गंध और मौत का ही सन्नाटा था। दरअसल जब बारामूला पर हमला हुआ था तो लोग अपनी जान बचाने भाग भाग कर पहाड़ियों में जा छिपे थे। सैनिकों को आया देख धीरे धीरे लोग आसपास की पहाड़ियों से निकल निकल कर आने लगे। उन्हें लगा उनके महाराजा की सेना है और वो जय जयकार करने लगे। उन्हें ये समझने में कुछ वक्त लगा कि ये भारतीय सेना के जवान हैं और जैसे ही वो समझे उनकी राहत का ठिकाना नहीं था। दिन बाद 11 नवंबर को पंडित नेहरू खुद कश्मीर पहुंचे और बारामूला का भी जायजा लिया। 13 नवंबर को उरी को भी हासिल कर लिया गया और इसके साथ ही श्रीनगर घाटी से घुसपैठियों का सफाया हो गया। पाकिस्तान ने यह लड़ाई धोखे से छेड़ी थी और इसमें भी नाकाम होने के बावजूद वो अपनी चालों से बाज नहीं आ रहा था। उसकी मजहबी तनाव फैलाने की कोशिशें और तेज हो गईं। पाकिस्तानी सरहद से लगे इलाकों में एक बागी संगठन खड़ा करवा दिया गया। वो खुद को आजाद कश्मीर की सरकार पुकारते थे और एक आजाद कश्मीर सेना भी खड़ी कर ली। यूं तो इसकी अगुवाई भी पाकिस्तानी अफसर ही करते थे और इसे हथियार भी पाकिस्तान ही देता था, पर यह मुखौटा उन्हें युद्ध छेड़ने के इल्जाम से बचा रहा था। तर्क के हिसाब से भारत को अब कश्मीर में दाखिल होने के रास्तों को सील करने की जरूरत थी, पर जब तक भारत घाटी से घुसपैठियों को भगा रहा था, सरहदी इलाकों में काफी कुछ बदल चुका था। इन इलाकों में कबायली खौफ का दूसरा नाम बन चुके थे। तकरीबन 30,000 गैर मुस्लिमों को या तो मार दिया गया था या अगवा कर लिया गया था। जम्मू में हालात और खराब हो रहे थे। कोटली और पूंछ राहत के लिए छटपटा रहे थे। अकेले पूंछ में 40,000 रिफ्यूजी पनाह लिए हुए थे। इन लोगों को वहां से निकालने के लिए एक
बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, पर सफलता नहीं मिली। एक तो दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड और ऊपर से वहां दुश्मन की भीषण घुसपैठ। कई इलाकों में बर्फबारी हो रही थी और हिंदुस्तानी फौज के पास ऐसी ठंड से बचने के लिए पहनावा भी नहीं था। उस दौरान हिंदुस्तानी फौज की कमान जनरल सर फ्रांसिस रॉबर्ट रॉय बुचर के हाथों में थी और लेफ्टिनेंट जनरल सर डडली रसल भारतीय सेना के मुख्य सलाहकार थे। रसल की ये राय थी कि जिन इलाकों पर कब्जा हो चुका है वहां पकड़ मजबूत बनाई जाए और दूसरे इलाकों को छोड़ दिया जाए। There are more than 20,000 being led by ex-PAC army officers. They have motor vehicles and can drive straight away into the heart of the valley. They may strike in revenge at Poonch, Mirpur and Uri. We have two choices. We either send in more troops or we abandon Poonch. But if we move more soldiers, we may not be able to maintain them in the extreme cold. I think we should abandon Poonch and cut down on our commitments. We can't leave the refugees. We should go to Poonch. नवंबर भर भारत को इक्का दुक्का कामयाबी तो मिली, लेकिन खुले सिरों को जल्द से जल्द जोड़ने की जरूरत थी। दूसरी ओर दुश्मन मीरपुर झंगड़ पर कब्जा जमाते हुए नौशेरा की तरफ बढ़ चुका था। युद्ध के नियमों के मुताबिक किसी भी ब्रिटिश अफसर को अब जम्मू कश्मीर जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि बिना युद्ध क्षेत्र में गए फौज का नेतृत्व करना मुश्किल हो रहा था। जनरल रसल ने सुझाव दिया कि वक्त आ चुका है कि किसी हिंदुस्तानी को यह जिम्मेदारी सौंपी जाए। 20 जनवरी को 6 फीट के एक तगड़े रौबीले अधिकारी को सेना का पहला भारतीय कमांडर इन चीफ बना दिया गया, लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा। रसल चले आए वापस और वहां आके फिर रिजाइन कर दिया उन्होंने। कहा कि ऐसे हालत में हमें आर्मी कमांडर होना ठीक नहीं है, सेनापति रहना, क्योंकि हम तो ऑर्डर्स का उल्लंघन करके वहां हुआ है, मोरल रिस्टोर किया है। आपको एक इंडियन आर्मी कमांडर होना चाहिए। तो 20 जनवरी 1948 को करियप्पा बने आर्मी कमांडर। अभी तक आर्मी चीफ नहीं बने थे, 1 साल बाद बने वो आर्मी चीफ। जनरल करियप्पा ने चार्ज लिया और तुरंत जम्मू और कश्मीर के लिए निकल पड़े। उन्होंने फॉरवर्ड इलाकों का दौरा किया। उनकी पैनी नजर सबसे पहले नौशेरा पर पड़ी। फिर क्या था, वो फौरन समझ गए आगे का रास्ता। पाकिस्तान उस वक्त नफरत की सियासत में डूबा था। इस लड़ाई को हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश कर रहा था। वो इसे जिहाद कहता था, पर नफरत की उसकी सियासत की सबसे बड़ी हार हिंदुस्तानी फौज के हाथों ही लिखी थी, जहां हर सैनिक बस भारत माता का बेटा होता है, हिंदू मुस्लिम सिख या ईसाई नहीं। नौशेरा में ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान भारत मां के ऐसे ही एक सपूत थे। नौशेरा के नॉर्थ ईस्ट में कोर्ट है, नौशेरा तवी घाटी को ओवरलुक करते हुए। जी, करीब 8 किलोमीटर का फासला होगा। यदि हम कोर्ट को कब्जा कर ले तो
नौशेरा से आगे बढ़ने के लिए हमारा रास्ता खुल जाएगा। यस सर। लेकिन ध्यान रहे, इतनी तेजी से ये काम होना चाहिए कि दुश्मन पर अचानक हमला हो और उसे संभलने का भी मौका ना मिले। यस सर। एक पहाड़ी है कोत, उस पर करियप्पा की नजर पड़ा। करियप्पा ने कहा कि वो तुम्हारे हाथ में है। उस्मान ने कहा नहीं, लेकिन उससे तुम्हें बड़ी कमजोरी हो जाएगी, क्योंकि अगर दुश्मन कोत को पकड़ लेता है तो वहां से तुम्हारा डिफेंस जो यहाँ लगा हुआ है वो देख पाएगा और वहां से अपना ओपी ऑब्जर्वेशन पोस्ट आर्टिलरी का लगाकर यहाँ बमबारी कर सकता है। इसलिए तुमको कोत को फौरन पकड़ना है। तो उस्मान ने कहा कि हाँ, हम करेंगे। ब्रिगेडियर उस्मान प्लान के मुताबिक बढ़े और बेहद आसानी से कोट पर भारत का कब्जा हो गया। वहां तैनात पाकिस्तानियों को हमले की जरा भी भनक नहीं थी। दुश्मन के सफाए के बाद जब भारतीय सैनिक उनके ठिकाने के भीतर गए तो देखा ताजा ताजा नाश्ता लगा था, पर एक निवाला खाने का भी मौका उन्हें नहीं मिल पाया था। इस बीच युद्ध से जूझ रहे देश को आंतरिक चोट लगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। Bapu, as we called him, the father of the nation, is no more. हिंदुस्तान के कई शहरों में हिंसक झड़पें हो रही थीं। इस पर तो खैर नियंत्रण हो गया, पर देश ने अपना मार्गदर्शक खो दिया था। उधर युद्ध के मोर्चे पर हार से तिलमिलाए पाकिस्तान ने 6 फरवरी को नौशेरा पर जवाबी हमला बोल दिया। दुश्मन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इस लड़ाई को 47-48 के युद्ध की सबसे बड़ी लड़ाई कहा गया। नौशेरे पर तो चारों तरफ से हमला हुआ है। कह रहे हैं कि 15,000 दुश्मनों ने हमला बोला है। क्या? कंधार पर तो सबसे बड़ा हमला हुआ है। एक राजपूत तैनात है वहां। पर कंधार तो सबसे ऊंची जगह है। हजारों हजार ऊपर चढ़े जा रहे हैं। गोलियां चल रही हैं। हमला बड़ा था, पर वहां तैनात टुकड़ी की बहादुरी भी कम नहीं थी। उस एक पिकेट में 27 सैनिक थे, जिनमें अब बस एक बचा था, जदुनाथ सिंह, और वो भी घायल थे। उनकी जांग में गोली लगी थी और दुश्मन 15 कदम की दूरी पर पहुंच चुका था। तब ट्रेंच से बाहर निकलकर उन्होंने दनादन गोलियां बरसानी शुरू की। दुश्मन चौंक के पीछे हट गया। तब तक एक और बटालियन वहां पहुंच गई और दुश्मन को खदेड़ दिया। जब बाद में नायक जदुनाथ सिंह का शव मिला तो उन्हें गोलियों के 8 जख्म थे, और वो भी सारे सीने पर। उसी दिन दोपहर के 3 बजे तक दुश्मन के हमले को कुंद कर दिया गया था। कोट में लड़ाई देर रात तक चली, पर वहां से भी दुश्मन का सफाया कर दिया गया। हजारों मार गिराए गए थे। भारत ने 33 सिपाही खो दिए और 102 घायल हुए थे। नौशेरा की जीत बड़ी थी, भूगोल के लिहाज से भी और मनोबल के लिए भी।
ब्रिगेडियर उस्मान देश के हीरो थे। उन्हें नौशेरा का शेर कहा जा रहा था। नौशेरा तो कब्जे में था, पर ब्रिगेडियर उस्मान खुश नहीं थे, क्योंकि जंगल की हार उन्हें इतनी चुभ रही थी कि उन्होंने कसम खाई कि जब तक वो इस इलाके को वापस नहीं लेंगे, जमीन पर ही सोएंगे। अब उसे वापस लेने की बारी थी। ऑपरेशन विजय को अमली जामा पहनाया जा रहा था। फिर क्या हुआ? अपनी पहली जंग लड़ रही हिंदुस्तानी फौज ने ऑपरेशन विजय में कैसे किया पाकिस्तानियों को पस्त? क्या नौशेरा के शेर ने अपनी कसम पूरी की? इंडिया के पहले कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा की ताजा सोच से कैसे बदलने लगे कश्मीर के हालात? ये सब दिखाएंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।